तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और हाथ पर हाथ धरकर बैठने को ये दुकानदार अब मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाहर से लोगों के आने का सिलसिला ये बताया तो गया था कि बहुत बदस्तूर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। लेकिन उस बीच में कारोबारी लोगों को और दुकानदारों को कितना फायदा हो रहा है ये बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से दरबार मूव की परंपरा को शुरू करने की मांग उठ रही है। अब देखना ये होगा कि दरबार मूव की परंपरा अगर शुरू होती है तो किस तरह से हालात जो है वो रह सकते हैं। क्या दोबारा से ये परंपरा शुरू होगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी मांग ये सामने रखी जा रही थी कि दरबार मूव की परंपरा शुरू होनी चाहिए, लेकिन इस पर किस तरह से अब कवायद शुरू होगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात रहेगी। क्योंकि कारोबार ठप होने से व्यापारी वर्ग काफी तरीके से परेशान है। इससे पहले कई बार व्यापारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, सरकार तक अपनी बात को रखने की कोशिश की गई, एलजी प्रशासन से मिलने के लिए भी बात यहाँ रखी गई थी। लेकिन उस बीच में आपने देखा कि किस तरह से हालात रहे, क्योंकि अब व्यापारी वर्ग पूरी तरह से मायूस हो चुका है और हाथ पर हाथ धरकर बैठने को दुकानदार मजबूर हो गया है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर दरबार मूव की परंपरा को दोबारा से शुरू किया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत जरूर मिलेगी, व्यापारियों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से पहले 6 महीने के लिए जम्मू के अंदर दरबार मूव जो है वो होता था और काफी तरीके से लोगों का भी बाहर से आने का सिलसिला यहाँ पर जारी होता था और काफी परेशानियां लोगों को नहीं झेलनी पड़ती थी, कारोबारियों को यहाँ फायदा होता था, दुकानदारों को फायदा। लेकिन अब आप देखिए कि इस मौसम में भी किस तरह से दुकानदार और जो कारोबारी हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और 6 महीने के लिए जब श्रीनगर के अंदर दरबार मूव होता था तो वहां पर भी कारोबारी और दुकानदारों को काफी फायदा होता था। लेकिन अब आप देखिए जम्मू और श्रीनगर दोनों के अंदर ऐसी परंपरा को रोका गया, जिसका सीधा खामियाजा कारोबारियों को भुगतना पड़ा। तो चलिए अब आपको यहाँ पर सीधा लिए चलेंगे रितिका के पास, और रितिका किस तरह से पूरी जानकारी दे रही है। रितिका, कारोबारियों के अंदर काफी तरीके से रोष है, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से कितनी जल्दी इस पर कदम उठाया जा सकता है? को बता देना चाहते हैं कि जो दरबार मूव को बंद किया गया था ई ऑफिस के चलते, जो बरसों पुरानी परंपरा थी उसे बंद कर दिया गया और हर साल 200 करोड़ की बचत जो है वो सरकार की तरफ से की गई थी। परंतु आपको बता दें कि इस प्रथा को बंद करने का सीधा नुकसान जो है वो जम्मू के व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ रहा है। जितने भी होटल के मालिक हैं, लॉज के मालिक हैं, जितने भी दुकानदार हैं, छोटे बड़े दुकानदार हैं, सबको इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि उनका कहना है कि जब भी दरबार मूव होता था, यहाँ पे जितने भी लोगों का आगमन होता था उसके चलते सीधा फायदा उनके व्यापार को होता था और 1000 गुना ज्यादा फायदा उन्हें होता था। परंतु जब से ये दरबार मूव को बंद करने को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते नुकसान उन्हें हो रहा है और वो गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इस पे पुनः विचार करे, ताकि जो नुकसान उन्हें मिल रहा है वो भी रुक जाए और आने वाले समय में उनके व्यापार को घाटा ना हो। और रितिका, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले 6 महीने जम्मू के अंदर दरबार मूव जो है वो लगता था और 6 महीने श्रीनगर के अंदर, तो कहीं ना कहीं कारोबारियों को इसका सीधा फायदा होता था। होटल के अंदर लोग रहते थे, बाहर से जो लोग पहुंचते थे वो खरीदारी करते थे, तो काफी तरीके से फायदा होता था। लेकिन कई बार अब अपनी बात को एलजी प्रशासन के सामने रखने की भी बात कही गई थी। क्या लगता है एलजी प्रशासन के साथ कोई अब बातचीत हो सकती है, मीटिंग शुरू हो सकती है एक बार फिर, या फिर एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि शुरू से ही जब से इस दरबार मूव को बंद करने की बात की गई थी, तब से व्यापारी वर्ग की नाराजगी दिख रही थी। पहले भी उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उजागर किया था, परंतु अब जाके ये दोबारा से उनकी नाराजगी जाहिर होना शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि ये वो समय है जब उन्हें फायदा हुआ करता था, जब उनका कार्य चला करता था, उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा दिखता था। परंतु दोहरी मार उनपे है, एक तो जो दरबार मूव बंद किया गया और दूसरा कटरा के लिए जो सीधी ट्रेन कर दी गई है। जम्मू में आने वाले तमाम यात्री जम्मू में 10 से 15% ही जम्मू में आते हैं, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सीधे वो कटरा के लिए निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन से, जिसके चलते आप दोहरी मार उन तमाम जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन पे देख सकते हैं। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो होना चाहिए। अब आपको सीधा लिए चलेंगे उधमपुर, और उधमपुर से आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उमर अब्दुल्ला किस तरह से अच्छा बल के अंदर बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले उधमपुर की खबर आपको दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से काम होता हुआ नजर आ रहा है। उधमपुर में किराए के झज्जर माकाल में ये सरकारी स्कूल चल रहा है और कभी भी जमींदोज हो सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो तिरछी सदाल है और किसी बड़े हादसे का इंतजार यहाँ शिक्षा विभाग कर रहा है और एक ही कमरे में यहाँ सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो लगातार सरकारी स्कूलों के बड़े दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए स्कूलों की कि किस तरह से वहां पर झज्जर हालात में ये स्कूल वहां पर चल रहा है, और उसके बाद आपको आगे की पूरी कहानी बताते हैं।
चलिए तो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे एक झरझर हालत मकान के अंदर पड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त सर्दी के मौसम में किस तरह से दुभर हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि परेशानियां काफी इन बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं। जहां पर शिक्षा विभाग एक बड़ा दावा पेश कर रहा है, लेकिन उस दावे की सीधे तौर पर पोल जो है वो जिला उधमपुर के अंदर खुलती हुई नजर आ रही है, जो कि तिरछी सदाल इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए एक मकान के अंदर स्कूल को चलाया जा रहा है। सभी कक्षाओं के बच्चे जो है वो किस तरह से यहाँ पर इस सर्दी के मौसम में पढ़ने को मजबूर हैं, ये बहुत बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर यहाँ उठता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ शिक्षा विभाग एक बड़ा दावा पेश कर रहा है कि शिक्षा के ढांचे को सुधारा गया है, तो मात्र कहाँ पर वो ढांचा है इस वक्त बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से दावे पेश किए गए हैं, क्या वाकई में उसमें हकीकत है? जमीनी सतह पर वो दावे कितने साफ और सही साबित हो रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने बयां कर रही हैं, जिसकी तरफ अब ध्यान देने की जरूरत है एलजी प्रशासन को भी और विभाग को भी, कि आखिर शिक्षा विभाग जो बड़ी बातें यहाँ पर सामने रख रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए जो क्लासेस हैं, जो कक्षाएं हैं, वो किस तरह से यहाँ पर लगाई जा रही हैं। सर्दी का मौसम है, कभी भी वक्त बारिश हो सकती है, और बारिश के दौरान अगर बच्चों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो अब यहाँ पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर आप एक बड़ा दावा सामने रखते हैं कि शिक्षा विभाग का काम पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन कहाँ पर चल रहा है ये बड़ा सवाल है। इस वक्त तस्वीरें आप जिला उधमपुर के ही सदाल इलाके से देख रहे हैं। तिरछी सदाल इलाका है, जहाँ पर ये एक मकान के अंदर झरझर मकान है, जिसके अंदर स्कूल को चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो टीचर्स वहाँ पर तैनात हैं, वो अध्यापक किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वाकई में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाई है कि नहीं। ग्राउंड पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर अभी तक क्यों नहीं कोई पहुंचा है, ये कई तरह के सवालिया निशान अब यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि एक छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जहां बार बार ये बताया जाता है कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, लेकिन जब इस हालात में पढ़ेगा युवा तो किस तरह से बढ़ेगा, कई तरह के सवाल है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जो तिरछी सदाल इलाका है जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चलाया जा रहा है, झरझर हालत है, क्या कुछ कार्यवाही अभी तक और किस तरह से वहां पर बच्चों की पढ़ाई हो रही है? लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो स्कूल है ये प्राइवेट रेंट पे ये जो स्कूल चल रहा है। लेकिन एक तरफ ये शिक्षा विभाग पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी क्लासें होंगी। लेकिन अगर इस सदाल पंचायत एरिया की मैं बात करूं, इस स्कूल की मैं बात करूं, 2015 के करीब इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। लेकिन 7 से 8 साल बीत जाने के बाद भी आज जो ये स्कूल है ये रेंट पे चलता है। एक ही कमरे में फर्स्ट से लेकर 5th तक बच्चे इसी कमरे के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जिस कमरे के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस इमारत के अंदर ये प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी भी जो खस्ता हालत बनी हुई है, कभी भी ये जो बिल्डिंग है गिर सकती है। लेकिन लोगों के मुताबिक लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो है गवर्नमेंट को जगह भी जो लोगों ने उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी जो शिक्षा विभाग का अधिकारी है यहाँ पे तक नहीं पहुंचा है। और बड़ी बात मैं आशा आपको बता दूं कि उधमपुर जोन के अंदर 20 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट यानी कि रेंट पे चल रहे हैं। लेकिन जब हमने शिक्षा विभाग के चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने ये पूरी तरह से इस इलाके के अंदर जब हम यहाँ पे गए, ये साफ तौर पर देखा है, बच्चों का ये साफ तौर पर कहना है। जब हमने बच्चों से भी बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जब बारिश या सर्दियों का मौसम होता है तो हमें 10 बजे हो या 8 बजे के जब भी स्कूल जब स्टार्ट होता है, जैसे ही मौसम खराब होता है तो इन बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आए दिन हमने ये कही ना कि जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड है और बच्चों का ये साफ तौर पर कहना है, और लोगों के जो परिजनों का ये लेकिन किशोर, अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, ये सवाल है कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए इनका लोगों के मुताबिक इनका ये साफ तौर पर कहना है कि 2007 के करीब इस स्कूल का ये इनकी तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पे लोगों ने अपनी जमीन भी यहाँ पे दी गई थी। लेकिन जो बड़े अधिकारी थे विभाग किसी आए भी जरूर, लेकिन बार भी इस गांव को, इस स्कूल को अनदेखा किया गया। लोगों का ये तादाद में बच्चे वहाँ पर हैं इस वक्त, और कितने अध्यापक हैं वहाँ स्कूल के अंदर? बिल्कुल, देखिए 27 के करीब जो है इस बच्चों की यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और बच्चों जो शिक्षक 2 जो है यहाँ पे जो टीचर है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने कई बार जो
शिक्षा। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उधमपुर से तस्वीर आप देख रहे थे। अब आपको सीधा अछाबल लिए चलेंगे, जहां पर उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं बयानबाजी को लेकर। तो अछाबल से क्या कुछ चल रहा है, देखिए। उन्होंने अलग तरीके से की और हमारे रास्ता खुला। रियाज साहब को हमने एक सीट का इंचार्ज बनाया, जनाब पीर मोहम्मद हुसैन साहब को दूसरी सीट का इंचार्ज बनाया। अब रियाज साहब मीटिंग बुलाए तो वर्कर खुश, पीर हुसैन साहब मीटिंग बुलाए तो वर्कर खुश, वर्कर खुश। लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, नहीं आया है। मेरे वालिद साहब भी पीछे हटना चाहते थे। 15-20 दिन पहले फारूक साहब ने एक मीटिंग में ऐलान किया था कि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बड़े रहना नहीं चाहते हैं और तंजीम में तब्दीली आनी चाहिए। मैंने उस मीटिंग में कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रहा। लेकिन मैंने अपने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा खुदारा ये सबकी मदद करिए। जम्मू कश्मीर को आपकी जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी जरूरत है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आप हमसे नहीं लड़ सकते। जार पार करके मैंने उनको तैयार किया तो दोबारा वो 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बने। इसी तरह हुसैन साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। मोर्चा आपको संभालना होगा, कमांड आपको देना होगा। ये आपके सिपाही हैं, ये आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और इंशाअल्लाह आप इनको रास्ता दिखाओगे और तंजीम जो है यहां पर कामयाबी हासिल करेगी। क्योंकि साजिशों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ से तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि यहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सियासी भागदौड़ होनी चाहिए। यहां पे तंजीम जो है, मुख्तलिफ सियासी तंजीमें, उनको निकल के लोगों के साथ एक तालमेल बनाना होगा। लेकिन मैंने अक्सर ये पाया है कि जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले निकलते हैं कहीं पे मैदान में लोगों से मिलने के लिए, पीछे से हुकूमत जो है वो परेशान हो जाती है और वो तंग करने पे लग जाते हैं। उनको हमारा घूमना फिरना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आज मैं देख रहा था यहां बैठ के नई नई लिस्टें निकलती हैं और साथियों की सिक्योरिटी कम की जाती है। लिस्ट में निकलता है, वहां लिखते हैं कि यहां ज्यादा है पुलिस वाले, इनकी तादाद कम करनी है। जब मैं अपने साथियों से पूछता हूं आपके पास कितने पीएस होंगे, कहा एक। मैंने कहा इस लिस्ट के बाद कितने रह गए, कहा कुछ नहीं। मकसद ये कि हम लोग घर में बैठे रहे, हम लोग निकले नहीं। लेकिन अब हमने अल्लाह ताला की रस्सी पकड़ी हुई है, बचाने वाला वो। जिंदगी और मौत का फैसला यहां नीचे नहीं होता। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते हैं कौन कब कहां कैसे ये सब पहले से ही तय होता है। ये बाकी हमारे आसपास जो है ये सारा दिखावा होता है। हमें भरोसा अल्लाह ताला पे है। हटाएं जितनी ये सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं, हमें घर से बेघर करना चाहते हैं करें, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। हम अपना मकसद जो है, हम अपना मकसद छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ गए और फिर हमें ताने देते हैं, है ना, क्या गलत किया हमने। हम पहले दिन से कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत हुआ, वो जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हुआ।
हमसे जो वादे हुए थे उन पे कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी। जो जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दिया गया था 1947 में, उस पर कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी। कहीं ये नहीं लिखा था कि ये सिर्फ 10 साल, 20 साल, 25 साल या 50 साल के लिए है। उसमें तो ये बिल्कुल तय है कि जब तक जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर को ये खसूसी दर्जा हासिल होगा। लेकिन गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर हमसे वो दर्जा जो है छीना गया और हम उसको वापस हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। शुक्र है कि कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये इशारा दिया है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई के लिए तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी और तारीख पे जो है सुनवाई शुरू हो। तो हमें उम्मीद है, मैं मान के चलता हूं कि हमारा केस जो है बिल्कुल मजबूत से मजबूत केस है और इंशाल्लाह हम इस अदालत से इंसाफ हासिल करके ही यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देंगे। क्योंकि जिस दिन से हमारे साथ ये खिलवाड़ हुआ, उस दिन से हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। बड़े बड़े वादे जरूर हुए, लेकिन कहीं पे भी उन वादों पे अमल नहीं। नौजवानों को कहा गया था कि बस अब रोजगार ही रोजगार होगा, तरक्की ही तरक्की होगी, अमन होगा। यहां पे तरक्की का जो एक नया जाल जो है वो बिछाया जाएगा। लेकिन मैं जहां जाता हूं लोगों को मायूस पाता हूं, जहां जाता हूं नौजवानों को मैं परेशान पाता हूं, जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं ना हमारा कुछ भी नहीं बदला, बेहतरी के बजाय तबाही और बर्बादी। महंगाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। बड़े दावे करते हैं ना कि लोग बिछाया जाएगा, लेकिन मैं जहां जाता हूं लोगों को मायूस पाता हूं, जहां जाता हूं नौजवानों को मैं परेशान पाता हूं, जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं ना हमारा कुछ भी नहीं बदला, बेहतरी के बजाय तबाही और बर्बादी। महंगाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। बड़े दावे करते हैं ना कि लोग अब चैन की सांस कहां पर। हुकूमत ने वो गैस के चूल्हे बांटे, पहला सिलेंडर भी दिया, लेकिन उसके बाद भूल गए लोगों को ये बताना कि ना चूल्हा तो हम दे रहे हैं, सिलेंडर आपको बाजार से खरीदना होगा। और रोज सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ाते जाते हैं। बिजली की तार ये चढ़ा देते हैं और फिर बिजली की कीमत जो है आसमान पे। आज लगभग 960 रुपए है, 960। जब मैंने हुकूमत छोड़ी शायद 200 रुपए था। 108। हाँ 108 रुपए। और ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं कि हमें छोड़े हुए 30 साल हो गए, मुश्किल से गए हुए 7-8 साल हो गए। इन 7-8 सालों में अब बिजली की कीमत इन्होंने 900। तरह से निशाने वो दाग रहे हैं आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस। लगातार आप देखिए अब चुनावी घमासान तैयार करती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी पूरी तरह से आपने देखा कल से ही, और लगातार सुर्खियां बटोरती हुई बयानबाजी है, लेकिन आज भी उन्होंने कई तीखे
सवाल केंद्र सरकार पर छोड़ दिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से परेशानी के सबब से भी यहाँ लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। डोडा में अंधेरे में डूबी हुई लिंक रोड अभी तक रोशन नहीं हो पाई है, तो लिंक रोड पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स मात्र शो पीस यहाँ पर साबित हुई है और म्युनिसिपल काउंसिल की पोल खोलकर यहाँ लोगों ने रख दी है। और जीएमसी, डिग्री कॉलेज और कई स्कूलों को लिंक रोड जो है वो जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर रोशनी नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां और शोपीस मात्र यहाँ जो स्ट्रीट लाइट है वो नजर आ रही है। अब म्युनिसिपल काउंसिल वहाँ क्या कुछ काम कर रही है, ये बड़ा सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल की पोल यहाँ अंधेरे में डूबी हुई सड़क में खोलकर रखी है और जहाँ एक बड़ा दावा रखा जाता है कि आम जनता के लिए बहुत काम हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, लेकिन किस तरह से दी जा रही हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त बड़ी अपडेट डोडा से आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए स्ट्रीट लाइट खराब हैं और लिंक रोड का किस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए, ये किस तरह से सड़क इसे जोड़ती है, लेकिन अभी तक इस पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बनता है कि आखिर विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिला डोडा से आप खबर इस वक्त देख रहे हैं, जहां म्युनिसिपल काउंसिल पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि रात के समय में जहां लाइट होनी चाहिए वहां पर आप देखिए अंधेरे से लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और जीएमसी, डिग्री कॉलेज और कई स्कूलों की ओर ये रोड जाता है और लिंक रोड के साथ भी इसे जोड़ता है, लेकिन इस बीच में अगर शाम का समय है, रात का समय है, तो किस तरह से अंधेरा रहता है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ वसीम गट्टू जुड़ चुके हैं। वसीम, जहां एक बहुत बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल ही अब सवालिया निशान के घेरे में आ चुका है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, इकलौता रास्ता जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जोड़ता है। नगरी से आप जब आएंगे तो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे तो हालात आप देख लीजिए, दिन रात के 6 बजे और 6 बजे की इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। और ये रास्ता है कई सारे आबादियों को जोड़ता है, हजारों की तादाद में इस रास्ते पे लोग चलते हैं। और रात के 6 हैं और 6 बजे के टाइम आप देख सकते हैं किस तरह से टॉर्च का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा परेशान है। लोगों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि आज की बात नहीं है, हम इस रास्ते से जब चलते हैं तो बहुत डर भी लगता है। तो म्युनिसिपलिटी के जो चेयरमैन है उनसे बातचीत जब की, उन्होंने यही बताया कि जल्द से जल्द जो भी लाइटें खराब है उनको ठीक किया जाएगा। मगर आप देख लीजिए कि शहर के अंदर इस तरह के हालात है, स्ट्रीट लाइट जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। उनको अगर लाइटें यहाँ पे लगाई गई है तो उनको मेंटेन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। मेंटेन नहीं किया जाता है तो बड़ी बड़ी बातें, जिस तरह से आपने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान की बातें की जा रही हैं, ग्राउंड पे आप देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिसपे हम बताएं कि म्युनिसिपल काउंसिल ने बहुत बड़ा काम डोडा के अंदर किया। माई टाउन माई प्राइड कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ वो फोटो सेशन के लिए होता है। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, उनको पूछताछ करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। और ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स अगर यहाँ पे आती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, किन खातों में वो चली जाती हैं और वो कहाँ पे लगी हैं। यहाँ के लोग ये चाहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट चाहते हैं। बार एसोसिएशन के लोग, हमने जब कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्हें बताया था कि ये चीजें ग्राउंड पे अगर ये बता रहे हैं कि है तो वो है कहाँ। तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल जो कमेटी है, यहाँ पे काउंसिल है, उन पे सवाल उठ रहे हैं और उनको देखना चाहिए कि अगर लोगों को दिक्कत आती है, जब वो इलेक्शन के लिए उठे थे और इलेक्शन में उनने कई सारी बातें लोगों को कही थी, जो आपका रास्ता है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट जहां पे नहीं है नुमाइंदे बनकर वो ठीक किया काउंसिल के अंदर बैठे हैं और अभी तक अगर लोगों के मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिनको जनता ने चुनकर यहाँ पर बिठाया है कुर्सी पर, वही काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए अब कुछ ही महीने, मुझे लगता है कि लगभग 1 साल के आसपास उनको रहा है म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर। उसके बाद वो फिर जो है अपने वही उसी तस्वीरों में देखने को मिलेंगे। मगर इतने टेनवर में, इतने टाइम में आपने कोई बड़ा काम नहीं देखा होगा डोडा शहर के अंदर हुआ। हालात तो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जो चुनाव है उसमें खामियाजा भुगत सकते हैं ये लोग। देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ ही दूरी पे जो है म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है वेद प्रकाश गुप्ता जी, वो यहाँ पे रहते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ ये बात जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता जाता है और कई सारी आबादी इस रास्ते से जुड़ती है। उनको देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कई सारी बार हमने ये वहां से खबर की, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट की, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश की, म्युनिसिपल कमेटी के लोगों को जगाने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात डोडा के अंदर बने हुए हैं। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पे म्युनिसिपल काउंसिल के लोगों को काम करने की जरूरत है। फिलहाल लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर कोई भी गौर फरमाते हुए ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।